दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी बड़ा बेटा। डॉक्टर की पर्ची लिए ममता काफी देर तक खड़ी रही। उसे सूझ नहीं रहा था कि दवाइयों के लिए 1000 रुपए लाऊं कहां से। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सोचा कि क्यों न ससुर लोकमण जी के सामने एक बार फिर हाथ फैला कर देखूं। आखिरकार दिनेश तो उनका बेटा ही है, शायद रहम कर दें। लेकिन लोकमण ने किसी भी प्रकार की मदद करने से सीधे इनकार कर दिया और यह कहकर निकल गए कि तुम लोग जियो चाहे मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ससुर की जुबान से निकले खंजर के वार से आहत ममता निराश होकर लौट गई। तो आइए सुनते हैं एक पिता के अपने 2 बेटों से अलग अलग बर्ताव की वेदनामय तस्वीर दिखाती ये कहानी। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये दवाइयां जल्दी ले आइए, देर मत करिएगा, नहीं तो बुखार दिमाग तक पहुंच सकता है। डॉक्टर के चेहरे पर उभर रहे परेशानी के भाव देखकर दिनेश की पत्नी ममता की चिंता बढ़ गई। मैंने इन्हें कितनी बार समझाया, तबीयत ठीक नहीं है, खेत में काम करने मत जाया करो, लेकिन माने नहीं। डॉक्टर साहब, इन्हें पिछले 4 दिनों से लगातार बुखार आ रहा है, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद ये पूरी दोपहरिया खेत में काम करते रहे, मेरी एक नहीं सुनी। अगर बिस्तर न पकड़ते तो मैं अभी इन्हें न ला पाती दिखाने। हे भगवान, अब क्या करूं? चिंता की कोई बात नहीं है, सामने वाले मेडिकल स्टोर से जल्दी ये दवाइयां लाइए, कल तक में सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने ममता को ढाढ़स बंधाया। दवाई की पर्ची लिए ममता कुछ देर गुमसुम सी खड़ी रही। फिर उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, कितने की आएंगी ये सब दवाइयां? यही कोई 1000 रुपए की। जल्दी करिए, समय बर्बाद मत करिए, नहीं तो केस बिगड़ जाएगा। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब अपने चेम्बर में घुस गए। खोई सी खड़ी ममता पहले पर्चे की ओर देखती, फिर बुखार से तप रहे अचेत दिनेश को। उसे सूझ नहीं रहा था कि 1000 रुपए लाऊं कहां से। रात गहरा रही है, गांव में भी इतने ज्यादा पैसे कोई उधार न देगा। पैसे का इंतजाम कैसे होगा, यह गुनती धुनती ममता मेडिकल स्टोर के सामने जा खड़ी हुई। वह सोच रही थी शायद कोई जान पहचान वाला आ जाए और इंतजाम हो जाए। कुछ ही देर में पीछे क्लिनिक से डॉक्टर साहब की तेज आवाज आई, जल्दी करिए, इनकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज ने तेज दौड़ रहे ममता के दिमाग को सुस्त कर दिया। उसने आसमान की ओर देखते हुए पुनः दिमाग की लगाम कसी। क्यों न एक बार फिर ससुर जी के सामने हाथ फैला कर देखूं। आखिरकार दिनेश उनका बड़ा बेटा है, शायद रहम कर दें। हालांकि इसके पहले ममता ने जब कभी ससुर लोकमण से मदद मांगी, उन्होंने खुले तौर पर यह कहकर इनकार कर दिया कि अब तुम लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है। ममता आज तक ये नहीं समझ पाई कि आखिर उनकी दिनेश से दुश्मनी क्या है। छोटी सी ही बात तो थी, दिनेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जबकि लोकमण चाहते थे कि दिनेश खूब पढ़े और कोई अच्छी नौकरी करे। दिनेश ने किसी तरह 10वीं कक्षा तक खींचा, लेकिन 10वीं में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह फेल हो गया। मार्कशीट लेकर जब वह घर पहुंचा तो लोकमण जी ने उसकी बेदम पिटाई की। दिनेश जब बेहोश होकर गिर पड़ा तो लोकमणि उसे घर के सामने अकेले छोड़कर अंदर अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर में दिनेश को होश आया
तो वह सीधे जाकर लोकमणि के पैरों पर गिर पड़ा। बाबूजी, इसमें मेरी क्या गलती है? किताबों में लिखा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर रटता हूं, सुबह सब भूल जाता है। मैं जानबूझकर थोड़े फेल हुआ हूं बाबूजी। बाबूजी, आप नौकरी करते हैं, रितेश पढ़ने में ठीक है, कल उसकी भी कहीं न कहीं नौकरी लग जाएगी। फिर खेती बाड़ी कौन देखेगा? मुझे यही काम करने दीजिए, मैं खूब मन लगाकर खेती करूंगा। सामने से हट जा नालायक, और दोबारा मुझे अपना ये मनहूस मुंह न दिखाना। तेरा मुंह देखकर मुझे शर्म आती है। ये कहते हुए लोकमणि ने दिनेश को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया था। लोकमणि दूसरे दिन सुबह उठे और गांव के मुखिया को बुलाकर हिस्सा बांट करवा दिया। दिनेश के कपड़े लत्ते और कुछ बर्तन मवेशियों को बांधने वाली सार से लगी एक कोठरी में फेंकवा दिया। जा, आज से तू कर खूब खेती, अब तेरा मेरा कोई नाता नहीं। यह कहते हुए रितेश का हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाए थे, बाबूजी, अब तू जकारत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी की बची जिंदगी मेरे छोटू के सहारे कट जाएगी। मुझे अब तेरे हाथ से एक लोटा पानी तक नहीं चाहिए। हिस्सा बांट में लोकमणि ने जमीन का 1/3 भाग बड़े बेटे दिनेश के नाम करवा दिया, बाकी 2/3 छोटे बेटे रितेश के नाम। रितेश उन्हीं के साथ रहता था। लोकमणि जी कचहरी में बाबू थे। तनख्वाह के अलावा उनकी अच्छी खासी ऊपरी कमाई भी थी। उन्होंने दिनेश को कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। दिनेश ने कभी उनसे कुछ मांगा भी नहीं। पिछले साल ममता के पेट में तेज दर्द उठा था। दिनेश ने मन को कठोर कर मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी। बाबूजी, ममता के पेट में दर्द है, सोच रहा हूं डॉक्टर को दिखा दूं। इसके पहले कि दिनेश उनसे कोई मदद मांगता, लोकमणि बीच में ही बोल पड़े थे, मर जाने दे उसे, तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनेश सिर नीचे किए हुए लौट आया था। वह किसी तरह साइकिल में टांग कर ममता को सरकारी अस्पताल ले गया था। डॉक्टर ने कहा पेट में बच्चा था, मर गया है। बाबूजी की बातों से दिनेश के मन में जो दुख उपजा था, डॉक्टर की बातों से वह दूर हो गया। मां को कुछ नहीं होगा, बच्चा निकाले देता हूं। दिनेश खुश था कि उसकी ममता सही सलामत है। पुरानी बातों में उलझी, सोचती विचारती धीरे धीरे चल रही ममता की तंद्रा जब भंग हुई तो उसने खुद को बाबूजी के सामने पाया। कहां से चली आ रही है मुंह उठाए, न जाने कहां कहां भागती रहती है रात भर। ममता ने पहले पल्लू से आंखों को पोंछा, फिर मुंह ढककर रुआंसे स्वर में बोली, बाबूजी, इन्हें बहुत तेज बुखार है, दवाइयां खरीदनी हैं, यदि हो सके तो 1000 रुपए दे दीजिए। गेहूं कटाई का सीजन आ रहा है, बेचकर आपका लौटा दूंगी। अरे वाह, गेहूं बेचकर लौटाएगी तू मेरा पैसा? चल हट, नहीं है मेरे पास पैसे। बाबूजी दया करिए, बुखार यदि दिमाग तक चढ़ गया तो इनकी जान भी जा सकती है। मैं आपसे इनकी जान की भीख मांगती हूं बाबूजी। ममता गिड़गिड़ाती रही और लोकमणि छोटे बेटे रितेश के साथ बाइक पर बैठकर कहीं निकल गए। ससुर की जुबान से निकले खंजरों के वार से घायल नाउम्मीद ममता क्लिनिक की ओर लौट पड़ी। वहां जाकर देखा तो दिनेश के शरीर में थोड़ी बहुत हरकत शुरू हो चुकी थी। दिनेश के बगल में डॉक्टर साहब बैठे थे। ममता, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया?
मैंने इन्हें दवाइयां दे दी हैं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। और हाँ, जब तुम्हारे पास हो मेरे पैसे लौटा देना। दवाइयों ने असर दिखाया। सुबह दिनेश का बुखार उतर गया। ममता उसे लेकर घर आ गई। लोकमणि दिनेश को देखने तक नहीं आए। समय अपनी चाल चलता रहा। लोकमणि रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त मिले पैसों को छोटे बेटे रितेश के नाम बैंक में जमा करवा दिया। लोकमणि हर महीने अपनी पूरी पेंशन भी रितेश को देते रहे। रितेश पढ़ने में ठीक ठाक था, इसलिए लोकमणि को पूरा भरोसा था कि इसे कोई सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी, फिर पूरा जीवन आराम से कटेगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद लोकमणि ने धूमधाम से रितेश का विवाह किया। समय ने साथ दिया और रितेश को कलेक्ट्रेट में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। रितेश अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा। नई नई नौकरी में व्यस्तता के कारण उसे अब गांव आने का समय भी कम मिल पाता। लोकमणि को अकेलापन सताने लगा। एक दिन रितेश जब गांव आया तो उन्होंने उससे कहा, छोटू, मुझसे यहां अकेले नहीं रहा जाता। ऐसा करते हैं, यहां खेती बाड़ी सब ठेके पर दे देते हैं। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। वहां बहू भी है, समय कट जाया करेगा। यह सुनते ही रितेश का चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसके शरीर में खून का संचार ही बंद हो गया हो। मुश्किल से लटपटाते हुए बोल पाया, बाबूजी, शहर में मेरा घर बहुत छोटा है, आप वहां न रह पाएंगे। आप यही गांव में ही रहिए, मैं बीच बीच में आता तो रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लोकमणि कुछ न बोल पाए। रितेश भी उनसे नजरें न मिला पाया। उसने बाइक स्टार्ट की और शहर चला गया। कहते हैं, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। समय ने करवट बदली। रितेश के अप्रत्याशित जवाब ने लोकमणि के जीवन की रंगत छीन ली। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगी। अक्सर बीमार रहने लगे। शरीर कमजोर होने लगा। जब स्वास्थ्य ठीक रहता तो खाना बनाते, अन्यथा बिना खाए ही पड़े रहते। एक रात लोकमणि के सीने में तेज दर्द उठा। बड़ी मुश्किल से फोन लगा पाए। रितेश, जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत तकलीफ है। बाबूजी, अभी इतनी रात तो संभव नहीं है आ पाना। सुबह आता हूं बाबूजी। लोकमणि के हाथों से फोन छूट गया। उनकी कराह घर के बाहर तक सुनाई दे रही थी। अथाह दर्द को समेटे लोकमणि की कराह सुनकर दिनेश की नींद टूट गई। वह दौड़ते हुए लोकमणि के पास पहुंचा। बाबूजी, क्या हो गया? चलिए बाबूजी, आपको अस्पताल ले चलते हैं। तब तक दिनेश की पत्नी ममता एक ऑटो वाले को पकड़ कर ले आई और लोकमणि को लेकर दोनों अस्पताल की ओर चल पड़े। अस्पताल में इलाज से लोकमणि का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। सुबह तक वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उनके सामने बड़ा बेटा दिनेश और बहू ममता खड़ी थी। लोकमणि फपक पड़े। बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी मत मारी गई थी। दिनेश और ममता लोकमणि से लिपट गए। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप स्वस्थ रहें। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं आपका बेटा हूं, अपना फर्ज कैसे भूल सकता हूं? यदि आपको कोई तकलीफ होगी तो मुझे नींद न आएगी बाबूजी। ममता और दिनेश के कंधों का सहारा लेकर लोकमणि जी उठे और घर की ओर चल पड़े। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।